नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। जवाब दे भी दिया जाए तो क्या जवाब का आकलन करने वाला जवाब से संतुष्ट होगा या असंतुष्टि जताकर दोबारा आकलन के लिए कह देगा? अगर फिर भी जवाब ना बदले और परिणाम ना बदले तो क्या कोर्ट का दरवाजा ही अंतिम विकल्प है? और अगर कोर्ट जवाब को गलत मान ले तो क्या परिणाम बदल जाएगा? दरअसल राजस्थान में लगभग 25,000 से ज्यादा ग्रेड लेवल 2 के जरिए बीते साल नौकरी पा चुके अध्यापकों का यही हाल है। उन्होंने जवाब दिया, जवाब के दम पर नौकरी मिली, अब कह रहे हैं जवाब सही नहीं है। कोर्ट ने दोबारा से आकलन कर परिणाम जारी करने के लिए कहा तो इन 25,000 अध्यापक अब समझ नहीं पा रहे कि वो नौकरी में रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि इनमें से कईयों की उम्र फिर से परीक्षा के लिए निकल चुकी है। किसी ने पहली सरकारी नौकरी छोड़कर अध्यापक की नौकरी ली, अब वो ना पहली नौकरी का रहा और इसका रहेगा नहीं रहेगा उसे भी नहीं पता। आज बात इसी मुद्दे पर कि एक ऐसा सिस्टम है जिसकी खामियों की सजा हर बार स्टूडेंट भुगतते हैं। हम लगे इसमें हमारी क्या गलती है। पहले बोर्ड ने गलत क्वेश्चन बनाई, फिर उनमें से डिलीट भी किए, फिर उनमें से क्वेश्चन चेंज भी किए, भर्ती 2021 में रद्द भी हुई। अपनी नौकरियां छोड़ छोड़ के जो प्राइवेट काम कर रहे थे या जो ओवर एज हो गए हैं वो इस भर्ती के अंदर आए हैं, क्या आप उनको 1 साल बाद में बाहर का रास्ता दिखा करके क्या हमारे साथ आप न्याय कर रहे हो? अब जरा सोचिए बच्चों के साथ किस तरीके का भद्दा मजाक करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अब ये बच्चे नहीं अध्यापक हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन कल पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे इनको नहीं पता है। नौकरी छोड़कर इधर आ गए हैं, इनको नहीं पता कि अब कहां जाएंगे। क्या भद्दा मजाक हो रहा है? राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड क्या वाकई में पूरे तरीके से लुंज पुंज हो चला है या कांग्रेस के दौर में हर डिपार्टमेंट ही नाथी का बाड़ा बना दिया गया था? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी प्रवक्ता उपेंद्र यादव जी, कांग्रेस प्रवक्ता पौरुष भारद्वाज जी, हमारे साथ चयनित अभ्यर्थी, आप उनको अध्यापक कह सकते हैं, वो भी हमारे साथ हैं। हमारे साथ जो जुड़े हैं उनमें से सबसे पहले पौरुष, आपके साथ में शुरुआत करना चाहूंगा। भाई, एक भी डिपार्टमेंट छोड़ा था क्या आपने? कोई भी छोड़ा था जो नाथी का बाड़ा नहीं बना दिया गया? हर डिपार्टमेंट के अंदर दिक्कत, हर परीक्षा के अंदर दिक्कत। जहां पेपर लीक हुआ वो एक अलग बात, जहां पेपर हो गया, परिणाम आ गया, बच्चों की नौकरी मिल गई, वहां एक नया फर्जीवाड़ा। देखिए विजेंद्र जी, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि सरकार का काम वैकेंसियां निकालना होता है, लेकिन उनकी भर्ती का काम जो होता है वो या तो आरपीएससी का होता है, कर्मचारी चयन बोर्ड का होता है। आपको ध्यान होगा कि जो सब ये नौकरियां निकली थी उसके बाद में जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ उसके बाद में बोर्ड के द्वारा इनसे आपत्तियां मांगी गई, आंसर की जो है उसको रिलीज की गई और आपत्तियां मांगी गई और 78,000 आपत्तियां आई थी। 78,000 आपत्तियां आने के बाद में उन आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद में ही जो है वो सभी अभ्यर्थियों को जो है वो नौकरी दी गई और उसके बाद उन्होंने ज्वाइन भी किया। हालांकि मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि आज जो वर्तमान में जो परिस्थिति पैदा हो गई तो निश्चित तौर पे ऐसी परिस्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। इनको नौकरी लगे 1 साल हो गया, कोई व्यक्ति जो है वो कहीं से बाहर से नौकरी छोड़ करके यहाँ पर आया है, कोई व्यक्ति ओवरेज होने वाला होगा, किसी के शादी संबंध भी तय हो गए, उनकी शादी भी होने वाली होगी। देखिए, इस स्थिति के लिए अगर मैं जिम्मेदार किसी को मानता हूं तो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मानता हूं। मैं इसको इसलिए जिम्मेदार मानता हूं कि यदि कांग्रेस राज में, कांग्रेस राज में, आपत्ति आपके राज में, मैं जवाब खारिज आपके राज में हो और जिम्मेदार भी। विजेंद्र जी देखिए, मैं जवाब इसलिए मेरा बनता है। देखिए इसमें हमारी सरकार का काम नौकरी निकालना होता है। उसके बाद में जब ये मामला कोर्ट में गया तो भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहूंगा कि आपने वहां पे इसकी पैरवी ढंग से क्यों नहीं की? आपने कोर्ट में ये स्थिति क्यों नहीं बताई कि साहब जो नौकरी लोग जो लग चुके 1 साल से जो लोग नौकरी लग चुके हैं, जो कई पहले वाली नौकरियां छोड़ करके आए, कईयों के शादी ब्याह तय हो गए, कई लोग ओवरेज हो जाएंगे, इसके लिए हमको रास्ता निकालना चाहते हैं। इन्होंने शेडो वैकेंसी निकालने की बात कोर्ट में क्यों नहीं कही? इस बात को बताइए विजेंद्र जी। आपको नहीं रखी गई होंगी, मतलब आपकी सारी गलतियों को कोई और ढके नहीं। देखिए, कह रहे हैं कि आपकी क्या गलती नहीं आपसे उस वक्त में भी जो पात्र होंगे 80 में वो बेचारे घर बैठे हैं, जिम्मेदारी नहीं। मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि 78,000 आपत्तियों का जब निराकरण कर दिया उसके बाद में कहां बाकी रह जाता है? और दूसरी बात देखिए ना, बोर्ड और आरपीएससी तो संवैधानिक संस्था है ना। हम अपने दोनों टीचर्स के नाम नहीं बता रहे हैं प्रोग्राम में, इसलिए नहीं बता रहे हैं कि हो सकता है उनको कोई दिक्कत हो और इसलिए हम इनको ए और बी कहेंगे। और इसलिए सवाल आपसे है,
जरा बताइए, क्या वाकई में रात को नींद आ रही है आपको? क्या चल रहा है दिमाग में? यही कि कब नया ऑर्डर आएगा और हमको जॉब से निकाल दिया जाएगा। आपको तो पता उस है वजह कि से- आपके कितने सवाल गलत हैं? क्या ये पता चल चुका है? नहीं, इस और बारे क्या में उसके कुछ भी नहीं आकलन कहा से जा ये भी सकता। तय हो गया है कि आप इस भर्ती के लिए पात्र नहीं है? क्या ये तय हो गया? इस बारे में तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो बच्चे पॉइंट से रहे हैं उनके मन में तो ये सवाल चल ही रहा है कि कब हम अगला ऑर्डर आएगा और हमें बाहर कर दिया जाएगा। और कुछ बच्चे ऐसे जिनको 1 साल भी हो चुका है जॉब करते हुए, उनके लिए तो ये बहुत बड़ा एकदम से शॉक न्यूज़ हो गई। जी चलिए, आपसे वापस मैं सवाल करूंगा, लेकिन हमारे साथ हरि प्रसाद शर्मा जी जुड़ गए, पूर्व अध्यक्ष हैं अधीनस्थ चयन बोर्ड के। हरि प्रसाद शर्मा जी, सर इस पूरे मामले की जानकारी आपके पास होगी। आप बताइए ना, क्या वो 25,000 बच्चे जिम्मेदार हैं जो नौकरी इस वक्त कर रहे हैं, या अधीनस्थ चयन बोर्ड जिम्मेदार है जो बच्चों के साथ खेल रहा है, खिलवाड़ कर रहा है? देखो भारत जी, ऐसा है कि जो बच्चे एक बार नौकरी लग गए और जी। जिन्होंने ज्वाइन कर लिया, 12 महीने सर्विस की, उनको सर्विस से अलग करने का तो ऐसा कोई प्रावधान या ऐसा कोई विचार ही नहीं होना चाहिए कि जिससे उनको नौकरी से वंचित किया जाए। इसका जी। समाधान निश्चित रूप से राज्य सरकार के स्तर पे और चयन बोर्ड इनको मिलकर ये निकाला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जी जहाँ तक सवाल है जो क्वेश्चंस का, वो ठीक है, एक रिव्यू कमेटी बनाने के आदेश दिए, कमेटी ने क्या रिपोर्ट दी, जैसा वैसा होता है। लेकिन अगर यदि किसी हाई कोर्ट ने आदेश दिए थे तो एक बार चयन बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना चाहिए था। जी हाँ नहीं, लेकिन तो हरि ये प्रसाद शर्मा जी, भाई अगर कोई सवाल है तो उसका एक ही जवाब होगा ना, 5 जवाब थोड़ी ना हो सकते हैं। बात आपकी सही है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बहुत सारे ऐसे कुछ सवाल होते हैं जो जिनमें स्पेशलिस्ट की, बुक्स की, सबकी अलग अलग ओपिनियन होती है। तो ऐसे में क्या होता है कि सबसे बेस्ट तरीका होता है कि उसको डिलीट कर देते हैं, जिससे किसी के ये आगे दिक्कत आती नहीं है। जी हाँ, ये मतलब मैं that is the मानकर best- चलूं कि अभी भी अधीनस्थ चयन बोर्ड के अंदर उस तरीके के एक्सपर्ट नहीं है जो एक ऐसा पेपर बना सके जिस पर विवाद ना हो। हाँ, ये दिक्कत आती है, ये आरपीएससी में भी आती है, यूपीएससी में भी आती है। जी। ऐसा होता है, तो इसका अगर यदि ऐसी स्थिति आती है तो उसका बेस्ट समाधान यही है कि हालांकि डिलीट होना अपने आप में कोई पॉजिटिव वो नहीं है, जी लेकिन फिर भी ये कंट्रोवर्सी पैदा नहीं होती उससे। तो सर टैगलाइन क्या है अधीनस्थ चयन बोर्ड की? परीक्षा हम करा देंगे, आगे की जिम्मेदारी आपकी। नहीं, ये चयन बोर्ड ही है अनुशंसा के लिए पूर्णतः जिम्मेदार, और उनको राज्य सरकार के स्तर से ये करके इसका समाधान निकाला जाना चाहिए। और अगर पॉजिटिव सकारात्मक दृष्टिकोण है तो हर चीज का समाधान निकलता है। सर आप हमारे साथ बने रहिए। उपेन हमारे साथ है। उपेन, एक लंबा जीवन रहा है आपका बेरोजगारों के संघर्ष के लिए। आज संघर्ष की जरूरत है रोजगारों के लिए जिनको रोजगार मिला है। क्या शैडो पद क्रिएट किए जा सकते हैं? मैं इस शब्द का बहुत अच्छे से इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इससे दोनों फायदे होंगे। सरकार की छवि सुधरेगी, संवेदनशीलता नजर आएगी, जिनको नौकरी मिली है उनकी नौकरी बच जाएगी, और जो पात्र होने के बावजूद पात्र नहीं हो पाए उनको नौकरी मिलेगी। और इस हिसाब से क्या सरकार इस तरफ सोच सकती है? देखो, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि अभी न्यायालय की जो आदेश पे कमेटी का गठन हुआ, अभी तक उसका रिवाइज परिणाम नहीं आया, क्योंकि जब सरकार इस पे जो भी छात्रवृत्ति में निर्णय लेगी उससे पहले जब कमेटी का निर्णय होगा, क्योंकि इससे पहले 2 पीटीआई भर्ती का परिणाम आया, रिवाइज में नो चेंज था, तो बिना परिणाम आया अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकती क्या स्थिति होगी। दूसरी बात, जो कांग्रेस के जो प्रवक्ता कह रहे हैं, आज हालात जो पैदा हुए इनकी वजह से हुए। कितने पेपर बेचे इनके साथियों ने, क्या हालात हुआ है? इन्होंने एक व्यक्ति को पकड़ा, या आरपीएससी के सदस्य जेल के अंदर जा चुके, इन्होंने युवाओं के सपनों को बेचने का काम किया था, आज यह भाषण दे रहे हैं। इन लोगों की वजह से, इन लोगों की जो खामियां थी। अब भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद आपने देखा होगा कि अभी जो मेरिट लिस्ट जो जारी होगी, कि पहले वेटिंग के लिए लोग घूमते थे, तो सुधार किया जा रहा है। जो सीईटी के लिए हम जब लड़ रहे थे, जब कांग्रेस कार्यालय चले गए तो लाठीचार्ज किया, 1 नहीं 2 नहीं 3 मुकदमे दर्ज कर दिए। यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने आते ही हमारी पीड़ा सुनी, युवाओं की पीड़ा सुनी, और तत्काल उन्होंने उस पर निर्णय किया और 40% करने का काम किया। तो जो इन्होंने खाटे खोदे थे उनको भर रहे हैं और सिस्टम में सुधार हो रहा है। आने वाले समय में बेहतर परिणाम आपको कोई देखने भी को एक मिलेंगे। ऐसा होगा बीजेपी की तरफ से जो बच्चों को कह सके, अध्यापकों को कह सके कि भाई जिनको नौकरी मिल गई है किसी एक की भी नौकरी नहीं जाएगी हमारे राज्य में, यह कहा जा सकता है?
देखो मैं स्थिति स्पष्ट कर दूं, अभी जो कमेटी का निर्णय आएगा उसके बाद छात्र हित में निर्णय लिया जाएगा। पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी सरकारी थी, जो इनके बोए हुए बीज कांग्रेस के 2012-13 में शिक्षक भर्ती की बात करूंगा, उन शिक्षकों को भी ज्वाइनिंग देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था। बेरोजगारों के दर्द को आप बहुत अच्छे से जानते हैं और सोचिए इनके पास तो रोजगार है, बेरोजगार होने की कगार पर खड़े हैं। इनके दर्द को और अच्छे से आप समझ सकते हैं। पता नहीं किसकी शादी की बात हो रही हो, पता नहीं कहां कुछ क्या हो रहा हो, आपको पता होगा ना इन सब चीजों के बारे में। तो क्या सरकार ये भी भरोसा देने की स्थिति में नहीं कि भाई हम किसी का रोजगार नहीं लेंगे, हम किसी को ड्यूटी से नहीं हटाएंगे, अगर जरूरत पड़ी और अगर परिणाम अलग तरीके से आया तो हम शैडो पद क्रिएट करके जो और इसके लिए काबिल हैं या कहीं पात्र हैं उनको हम नौकरी देंगे। ये तो कहा ही जा सकता है। नहीं आए तो नहीं आए। आपको स्थिति स्पष्ट करना चाहूंगा, यही सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 2012-13, वो भी शिक्षक भर्ती थी, उसमें भी रिवाइज हुआ था और जो बाहर किए गए इनके द्वारा बाहर किए गए थे और भारतीय जनता पार्टी ने उनको ज्वाइनिंग दी थी, उनका भला किया था और उनको बचाया था। तो अब न्यायालय का फैसले के बाद, कमेटी के जो रिपोर्ट आने के बाद, जो परिणाम जारी होगा उसके बाद ही जो कानूनी राय लेकर छात्र हित में निर्णय लिया जाएगा। मैं स्थिति स्पष्ट कर रहा हूं, स्पष्ट कह रहा हूं, छात्र हित में निर्णय होगा। ठीक है, आप बताइए जरा भाई, जब आपको पता चला कि दोबारा से आकलन होने की बात हो रही है, डर पैदा हुआ? सर 3 दिन से हमें नींद नहीं आ रही है। मैं यहाँ आया हूँ तो सिर्फ ये सवाल पूछने कि मेरा अपराध क्या है। कि मेरा अपराध ये है सर कि मैंने यहाँ कर्मचारी चयन बोर्ड का एक पेपर दिया, उसका रिजल्ट आया, मुझे ज्वाइनिंग मिली और मैं दूसरी जॉब छोड़ के, सर सेंट्रल की जॉब थी मेरी, उसको छोड़ के मैंने यहाँ ज्वाइन किया। क्या इस संस्था की इतनी भी क्रेडिबिलिटी नहीं है कि मैं दूसरी जॉब को छोड़ रहा हूँ और मेरे को भविष्य मेरा दाव पे लगा दिया? सर हर पेपर में ये इस तरह के प्रश्न डालते हैं, हर पेपर में जिसका कोई एक आंसर नहीं होता है। सर हर पेपर में ये होता है कि ऑब्जेक्टिविटी होती है, एक आंसर, एक प्रश्न का एक आंसर होना चाहिए। यहाँ 16 महीने कमेटी खेलने के बाद भी इन्हें यह पता नहीं लग रहा कि इन प्रश्नों का सही उत्तर क्या होगा। और विद्यार्थी, कितने प्रश्न हैं सर? 170 क्वेश्चंस का रिव्यू किया जा रहा है, जैसा कि बोल रहे हैं। हर सब्जेक्ट में 20, 22, 25 क्वेश्चंस होंगे। उनमें से कितने डिलीट होंगे, कौन सा सर मेरे फेवर में होगा, कौन सा नहीं होगा, मुझे नहीं पता इस चीज का। मेरा भविष्य सर बिल्कुल दाव पे लगा हुआ है, मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या होगा। 2 जॉब होने के बाद भी अगर बेरोजगारी का डर हो सर इंसान के, सर इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। सर मैं परिवार के बारे में बताइए जरा। सर मेरे पिताजी बाहर जॉब करते हैं और सेंट्रल की जॉब इसीलिए छोड़ी थी कि मैं अकेला बच्चा हूँ घर में, मम्मी के पास रहना है और यहाँ ये स्थिति हो गई है। सर मेरा सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील हैं, हमारे संरक्षक हैं, उनसे यही गुहार है कि हमारे साथ न्याय करें। सर कोर्ट का जो निर्णय आया है उस निर्णय की भी हम सम्मान करते हैं। जो विद्यार्थी बाहर हैं उनके साथ भी न्याय हो, लेकिन सर न्याय उस पे नहीं हो कि हमारे साथ अन्याय हो जाए। सर न्याय सबके साथ होना चाहिए, लेकिन सर न्याय इतना क्रूर नहीं हो कि हमें सर नौकरी से बाहर निकाला जाए। आप बताइए मैम, परिवार के बारे में बताइए जरा भाई, कितनी मेहनत आपने की इस परीक्षा के लिए, परिवार ने कितना सपोर्ट किया और अब परिवार के बीच में क्या चल रहा है? सर मेरी फैमिली में हम 3 बहनें, मेरे पेरेंट्स ने जैसे तैसे करके हमको पढ़ाया, इस काबिल बनाया। मैं 2019 से हम तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद से इसका एग्ज़ाम हुआ, फिर रद्द हो गई एग्ज़ाम। सर इतना मतलब पैसा लगता है, बाहर पढ़ रहे हैं, घर छोड़ के पढ़ रहे हैं हम, उसके बावजूद भी जब हम सिलेक्शन ले लेते हैं। सर मेरी भी पहले एक दूसरी जॉब थी, उसको छोड़ के मैं इस दूसरी जॉब में आई हूँ। सरकार के भरोसे पे मैंने, सरकारी नौकरी थी? हाँ सर, पहले मेरी दूसरी जॉब थी, बाद में मैंने अभी ये जॉब ज्वाइन की है। तो सर यदि इस जॉब से हमको निकाला जाता, ना तो हम पहले जॉब के रहे ना अब के रहे, तो इस चीज़ का जवाब कौन देगा? हमारे भविष्य तो एक तरीके से खराब हो गया ना। तो मैं सरकार से, मेरी अभी यही सिर्फ एक निवेदन है कि ऐसा कोई रास्ता निकाले जिससे किसी के साथ भी अन्याय नहीं हो। जो नए चयनित होने वाले हैं रिवाइज रिजल्ट में, उनको भी चयन किया जाए, लेकिन जो पहले से नियुक्त हो चुके हैं उनको बाहर नहीं निकाला जाए। हरिप्रसाद शर्मा जी, आप सुन रहे हैं इस दर्द को सर? हरिप्रसाद शर्मा जी, हाँ सर सुन पा रहे हैं दर्द को, सुन पा रहे हैं सर बच्चों का? हाँ, बच्चों को सुन रहा हूँ मैं कि जो एक बार चयनित होकर ज्वाइन कर चुके, उनको किसी भी दृष्टि से नौकरी से वंचित किया जाना उचित नहीं है। ये सरकार के स्तर पे भी बिल्कुल सुनिश्चित होना चाहिए। लेकिन सर उचित तो ये भी नहीं है कि भाई हर बार एक ऐसे सवाल डाल दिए जाएं जिनके 4 के 4 सवाल जवाब सही हो, 3 सवाल जवाब सही हो। ये एक बड़ा इशू है सर, इस परीक्षा का नहीं है, हर परीक्षा का है। अधीनस्थ चयन बोर्ड अगर इतना भी काम गंभीरता से नहीं कर पाता तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए ना सर। क्या उन अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जिन्होंने पेपर बनाया?
उन पर नहीं होनी चाहिए, जो इनकी समस्याओं का या कहीं की आपत्तियों का निस्तारण नहीं कर पाए, जिनकी वजह से 25,000 लोग और अप्रत्यक्ष तौर पर 1.5 लाख से ज्यादा लोग इस वक्त परेशान हो रहे हैं, रात की नींदें उड़ी हुई हैं उनकी। बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन जो एक्सपर्ट होते हैं, जो पेपर बनाते हैं, वो चयन बोर्ड के कर्मचारी या वो नहीं होते। ये बिल्कुल एक अलग ही प्रोफेसर होते हैं जो यूनिवर्सिटीज से है, जो अलग अलग अपने चीज के विशेषज्ञ होते हैं। इसलिए उनके ज्यादा से ज्यादा ये कह सकते हो कि आइंदा उनसे पेपर नहीं बनवाया जाए जी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि हाई कोर्ट अगर कोई फैसला दे देता है तो चयन बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट तक जाना चाहिए, क्योंकि कई बार हाई कोर्ट के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल आपको पलट दिया जाता है। सर, कई बार के चक्कर में बच्चे 2 साल और नौकरी कर लेंगे, और मानिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, फिर कहां जाएं बच्चे? कितने तो ऐसे होंगे जिनकी उम्र का राइडर ही निकल गया होगा। एक और बताऊं, सुप्रीम कोर्ट कभी ये नहीं कहता किसी को नौकरी से निकाला जाए। हाई कोर्ट कहता है सर ऐसे। हाँ, मैं बताऊं, वो नहीं कहता। इसलिए अपने इस दृष्टि से इसके कानूनी पहलू पे वो अब जो वर्तमान में बोर्ड के जिम्मेदार है वो समझ सकते हैं कि क्या सिचुएशन रही होगी। लेकिन मेरा मानना एक ही चीज है कि जो नौकरी लग गई, जिन्होंने ज्वाइन कर लिया, उनको नौकरी से वंचित नहीं किया जाना चाहिए जी किसी भी। लेकिन सर, आपका यह भी मानना है कि भाई जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, एक डर तो होना चाहिए, जिम्मेदारी का एहसास तो होना चाहिए कि भाई आप लाखों बच्चों से खेल रहे हैं। चयन बोर्ड अपने हिसाब से करता है कि जो अगर पेपर के एक्सपर्ट होते हैं उनको भविष्य में डिबार्ड कर दिया जाता है, उनसे कोई पेपर बनवाया नहीं जाता है। फिर ये होती है, उनके प्रोसेस चलती है उनकी। जी, चलिए वापस मैं आपके पास आऊंगा सर, क्योंकि डीबार वो होते हैं प्रोफेसर, और जो क्रेडिबिलिटी खराब होती है ना सर, वो अधीनस्थ चयन बोर्ड की होती है। विशेषज्ञ तो विशेषज्ञ ही होते हैं, ठीक, तो बहुत आसानी से ठीक है। उपेन, कौन से विकल्प को तलाशेंगे सर? वापस मैं आपके पास आऊंगा। उपेन, कौन सा विकल्प? पहला, शैडो पद क्रिएट किए जाएं अगर जरूरत पड़ती है, और बच्चों को तुरंत कहा जाए कि भाई किसी को घबराने की जरूरत नहीं, आप आराम से सोइए, सुबह जाकर बच्चों को पढ़ाइए, आपकी नौकरी कहीं नहीं जा रही। या फिर सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे मामले? देखो, मैं आपको स्पष्ट पुनः बताना चाहूंगा कि जो मेरा जो व्यक्तिगत जो मुझे अनुभव है, जो मैं सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ा हूं, कई केस लड़े, उनका उदाहरण मैं सरकार के पास मैं रख चुका हूं, और जितना होगा छात्रहित में मैं बात रखूंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री जी बिल्कुल संवेदनशील है, और उन्होंने कहा कि पहले एक बार बोर्ड का क्या परिणाम आता है, उसके बाद इस पे लीगल ओपिनियन लेकर छात्रहित में, यानी कि किसी के साथ गलत नहीं होगा, छात्रहित में युवा हित में निर्णय किया जाएगा। मैं स्पष्ट करूं, इसके अलावा मैं पहले सरकार बनते ये तो मान ही रहे ना कि किसी की नौकरी नहीं जाएगी, ये तो मान रहे हैं, या इसमें कंफ्यूजन है कोई? नहीं, मैं कह रहा हूं छात्रहित में किसी के साथ गलत नहीं होगा। नहीं होगा ना, बिल्कुल। इसका मतलब यही हुआ कि किसी की नौकरी नहीं जाएगी। देखो, एक चीज और मैं बता दूं, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट के कई फैसले हैं, जैसे रामधन कुमाऊं था, शिक्षक भर्ती 2012 का मामला था, रामधन, मुकेश कुमार टेलर भी था, 2 फैसले थे। शायद कांग्रेस वालों को तो पता नहीं है, तो पेपर लीक में लगे रहे, इनको पता नहीं, क्या इनको थोड़ा ज्ञान नहीं, मैं थोड़ा ज्ञान भी दे दूं। वो था कि कोई लगा हुआ व्यक्ति कोई बाहर नहीं होगा, नीचे से लिया जाएगा, शेडो पोस्ट क्रिएट की जाएगी। लेकिन उसके बाद भी कई न्यायालय के फैसले आए होंगे, क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, क्या हाई कोर्ट का फैसला है, उसमें कई भर्तियों में अन्य फैसले, तो उसके लीगल ओपिनियन लिया जाएगी। हाँ, नहीं तो आ चुके हैं कि अगर कोई एक बार सरकारी नौकरी लग गया और उस पर ऐसे केस नहीं है जिस तरीके के एसआई भर्ती में या बाकी इस तरीके के जो पैसे देकर लगे हैं, तो फिर उसकी नौकरी को खतरा नहीं होगा, आप ये कह रहे हैं? नहीं, हाई कोर्ट के जो फैसले आए हैं, सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं, जो लग गया वो नहीं हटेगा, और जो नया आ रहा है उसके छाया पद क्रिएट करके लिया जाएगा, उनको लिया जाएगा, और उनके लिए छाया पद क्रिएट किए जाएंगे। लेकिन उस समय तत्कालीन, उस समय अभी परिस्थितियां क्या है, क्योंकि कई भर्तियों में कई फैसले हैं, उसकी सरकार लीगल ओपिनियन लेगी, स्टडी करवाएगी, उसके बाद जो निर्णय होगा छात्रवृत्ति का, मैं पुनः दोहरा रहा हूं, इनके हित में होगा, छात्रहित में होगा। मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है, सरकार संवेदनशील है, इन जैसे नहीं है, पेपर लीक सरकार नहीं है, पेपर लीक हुई है। सरकार का पक्ष किसकी तरफ है? जब उनकी तरफ जो असंतुष्ट है, या उनकी तरफ जो नौकरी लगे हुए हैं, किसकी तरफ है? देखो, एक स्थिति स्पष्ट कर दूं कि न्यायालय का फैसला है, न्यायालय के फैसले में कोई बोर्ड पहले नहीं बोल सकते, क्योंकि न्यायालय के फैसले की पालना में ही वो कमेटी बननी है, और उसका रिवाइज रिजल्ट आने के बाद जब स्थिति स्पष्ट होगी, क्या प्रभावित हो रहे, क्या बाहर हो रहे, क्या नहीं हो रहे, उसके बाद ही सरकार निर्णय लेगी। लेकिन छात्रहित में निर्णय लेगी। मैं आपको बता दूं, जो मेरी तरफ से जो अनुभव था, ये स्टूडेंट मुझसे मिले थे, और मेरे जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले, हाई कोर्ट के फैसले, मैं मुख्यमंत्री ओएसडी के सामने पहले से रख चुका हूं, क्योंकि मेरे से ज्यादा दर्द कोई नहीं जानता, मैं जानता हूं, और उनकी बात मैं मजबूती से रखी और आगे भी रखूंगा मुख्यमंत्री जी के सामने। वाकई में आपके कार्यकाल को बस इसीलिए जाना जाए कि भाई बच्चों के साथ भद्दा मजाक किया गया, हर परीक्षा के साथ किया गया,
विजेंद्र ये जी जाना देखिए, जाए। विजेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र रहा है कि हमेशा समस्याएं खड़ी करते हैं और उसका राजनीतिक लाभ लेते हैं। ये समस्याओं के निस्तारण के बारे में कभी नहीं सोचते। आपको ध्यान होगा कि हमारे समय में जो 5,000 राजीव गांधी युवा मित्र लगाए गए थे, इन्होंने सबसे पहले आते ही उनको नौकरी से हटाने का काम किया। वो सिर्फ 5,000 व्यक्ति नहीं थे, 5,000 परिवार थे। 50,000 सुनिए, 50,000 महात्मा गांधी 50,000 महात्मा गांधी प्रेरकों की वैकेंसी तैयार खड़ी थी, इन्होंने उसको आते हटाने का काम किया। और अभी वाले मामले की बात कर लेते हैं, अभी वाले मामले की बात कर लेते हैं कि आकर के चाहते तो उसके सदस्य बना रहे हो कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार आपके साथ खड़ी हुई है, सुप्रीम कोर्ट तक आप लड़ेंगे। पर ये लोग चाह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा हो, कांग्रेस बदनाम हो, बड़े अभ्यर्थियों की शादियां छूट जाए, उनकी नौकरियां छूट जाए, उनका जीवन बर्बाद हो जाए। पर ये सरकार से प्रोपेगेंडा रचने के लिए आई है, प्रोपेगेंडा रच रही है, प्रोपेगेंडा रचेगी। आप जैसे पेपर बेचने का काम नहीं किया, लगती बात है, आप पेपर बेचने का काम नहीं किया, पार्टी ज्वाइन नहीं की थी आपने, जब आप प्रतिनिधि बन के आए करते थे, तब आपके मुंह से कई बात निकलती थी कि कांग्रेस की सरकार का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं कर सकती आपके द्वारा। अरे भाई, पेपर लीक राजस्थान में शुरू कहां से हुई? राजस्थान में न्यायिक सेवा की भर्ती हाई कोर्ट ने अपने हाथ में ले ली। आपके राज्य में राजस्थान न्यायिक सेवा का जो पेपर हुआ करता था, आरपीएससी कराती थी, उसको हाई कोर्ट ने अपने हाथ में ले लिया। शर्म आनी चाहिए आपको। भारत के इतिहास में पहला भर्ती घोटाला जिस मध्य प्रदेश से आपके राज्य में शुरू हुआ, गुजरात में आपके राज्य में घोटाले होते हैं, यूपी में तो आपने रिकॉर्ड तोड़ दिए। और आप राजस्थान के लिए कहते हैं, राजस्थान की पहली सरकार थी जिसने उसको रद्द किया, आरपीएससी में अरेस्ट करवाया। क्या आपकी सरकार ने कभी अपने खुद के नेताओं पे खुद के आरपीएससी से कार्रवाई करी? नहीं करी। और आप रामू लाइका की बात करते हैं, उसको तो अभी आप केंद्रीय, उसको आप यूपीएससी का मेंबर बनाने की तैयारी थी। आपने खबर दिखाई थी विजेंद्र जी, आपके मैंने खबर देखी थी, यूपीएससी का मेंबर बनाने की तैयारी रामू लाइका को। ये इनका चरित्र है, ये चाहते हैं अगर ये यहाँ पे कैमरा पे आश्वासन दे सकते हैं कि सरकार आपके साथ खड़ी है, सुप्रीम कोर्ट तक आपकी लड़ाई लड़ी जाएगी। पर ये देखिए, राजनीति करनी है इनको तो, कितने लोगों की सगाई टूटी होगी, कितने परिवारों के चुनाव पूछे होंगे, बच्चों का भविष्य खराब हो जाए, बच्चों की जिंदगी खराब हो जाए। समझ में नहीं आया, सिर्फ समस्या का रोल निभाइए आप, कुछ नहीं कर सकते ये लोग। मार्च 2023 में किसकी सरकार थी? किसकी थी? पौरुष भारद्वाज हमारी थी, निश्चित तौर पे हमारी थी। परीक्षा किसने कराई? नहीं देखिए, मैं आपसे यही बात बताइए ना सर, परीक्षा आप मुझे बताइए कि आरपीएससी हो गई है, कर्मचारी चयन बोर्ड हो गया, आप मुझे विजेंद्र जी, आप मुझे बताइए, क्या संवैधानिक संस्थाएं नहीं है? क्या ये संवैधानिक संस्थाएं नहीं है? आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए, क्या संवैधानिक संस्थाएं नहीं है? सरकार का काम सिर्फ वैकेंसी निकालना होता है, पेपर सेट करना, पेपर का परीक्षण करना, उन पे आई गई आपत्तियों का निस्तारण करना, तो इनका काम है। बिल्कुल, इनको करना चाहिए। ये सही कह रहे हैं, आपने पेपर सेट किया, परीक्षण किया, अपने लोगों को दिया। नहीं, हमने काय को किया, हमने काय को किया। आप जो चयन बोर्ड है वो संवैधानिक संस्था है, हम क्या करेंगे इसके अंदर? ये जो दोनों हमारे साथ खड़े हैं ना, ये लाखों बच्चों को यहां रिप्रेजेंट करें और वो देख रहे हैं कि पार्टियां कैसे उनके नाम पर सिर्फ एक दूसरे पर आरोप लगाती है और उनके करियर से खेलती है। लेकिन मैं आपसे फिर भी जानना चाहता हूं, भाई कोई विकल्प आपने तलाशा है कि अगर सरकार नहीं जाती है सुप्रीम कोर्ट, तो आपका एक डेलीगेशन सुप्रीम कोर्ट जाए और बताए कि भाई हमारे साथ क्या हो रहा है? ये जो हमने सोचा है कि यदि सरकार हमारा साथ नहीं देती है और हमको नौकरी से निकालती है तो हम कोर्ट का रास्ता ही अपनाएंगे जी। और एक याचिका हम भी लगाएंगे कि जो आपने नई एक्सपर्ट कमेटी बनाई है, क्या इसके भी आंसर सही हैं कि नहीं? क्योंकि ऑलरेडी पहले 2 एक्सपर्ट कमेटी बन चुकी हैं, उनके आंसरों के बाद ये तीसरी नई एक्सपर्ट कमेटी बनी है, तो क्या कह सकते हैं कि इसके दिए हुए आंसर भी सही है कि नहीं? यदि इस कमेटी के भी आंसर आप सही मानते हो तो भविष्य में एक नई कमेटी भी आप बना सकते हो जिसके बेसिस पे बाद में भी हमें निकाला जा सकता है। हरिप्रसाद शर्मा जी जवाब दीजिए सर, 2 कमेटी तो पहले ही बन चुकी हैं। ये अंतहीन सिलसिला है, जितनी आप एक्सपर्ट कमेटी बनाओगे सबके रिजल्ट अलग लगाएंगे जी। आप इसलिए एक्सपर्ट कहीं न कहीं तो आपको रुकना ही पड़ेगा, कहीं न कहीं कोर्ट को भी रुकना पड़ेगा, कहीं कहीं होगा। जब 2 एक्सपर्ट कमेटी ने कर दी तो तीसरी एक्सपर्टी की को ये सही कह रही है बच्ची कि तीसरी एक्सपर्ट कमेटी की कौन सी है? और पहले अभी तो वो जैसे बता रहे थे कि अभी तक फैसला ही नहीं हुआ है, कमेटी ने रिपोर्ट ही नहीं दी है। कमेटी की रिपोर्ट आने दो, उसके बाद ही तो उसमें होगा कि कोई डिफरेंस आता है या नहीं आता है। आप कुछ दिखा रहे हैं शायद, क्या है इसमें? हाँ सर आ रहा हूं आपके पास, हाँ बताइए। सर माननीय मुख्यमंत्री साहब ने हमें जब सिलेक्शन हुआ था तो ये प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया था। हमें अब जो बहस सता रहा है वो ये है कि अगर निष्कासन के बाद जो जिस अपमान के साये में हम अकेले होंगे उसमें हमारा कोई साथ देगा? सर घनश्याम इसको फोकस कीजिए, दिखाइए क्या है।
सर बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिन्होंने 2-2 जॉब छोड़ के यहाँ आए हैं, उनके साथ क्या न्याय हो पाएगा सर? सम्मान देने के लिए सभी साथ थे सर। स्तंभ बना हुआ है और क्या है इसमें? मुख्यमंत्री राजस्थान। दीजिए जरा, पढ़ते हैं क्या लिखा है, दीजिए इसे। मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं इसमें क्या लिखा है। प्रिय नवनियुक्त कर्मयोगी, कर्मयोगी नवनियुक्त। आगे क्या लिखा है? राजकीय सेवा में नियुक्ति पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आपकी यह नियुक्ति आपकी योग्यता, आपकी मेहनत और समर्पण का परिणाम है। आज उस सब पर सवाल खड़ा हो रहा है। आगे क्या लिखा है इसमें? अब आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप इन्हीं गुणों के साथ राजकीय सेवा में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। मैं आपसे आशा करता हूं कि आप अपने कार्य में ईमानदारी, निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखेंगे और आम जन के सपनों को साकार करने के लिए पूर्ण प्रयास करेंगे। लेकिन अधीनस्थ से चयन बोर्ड ने जो परीक्षा कराई, ना उसमें ईमानदारी नजर आई, ना निष्पक्षता नजर आई, ना पारदर्शिता नजर आई। और इस लेटर में जो चयनित हुए हैं उनसे उम्मीद की जा रही है। आगे क्या लिखा है? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, जो आपको हर स्कूल के बाहर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी जिम्मेदारियों का पालन करना है। आपके द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य का सीधा प्रभाव हमारे समाज पर पड़ता है, इसलिए आपका हर निर्णय सोच समझकर और जनता के हित में होना चाहिए। और लाइन सरकार को खुद पढ़नी चाहिए कि वो जब फैसला ले तो वो इन बच्चों के, इन अध्यापकों के, इनके परिवारों के हित में हो और इसको ध्यान में रखकर फैसला लिया जाए। आगे क्या है इसमें? मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करेंगे और आपके सहयोग से हम राज्य को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा सकेंगे। यकीनन ये अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, लेकिन जिनको आज जिम्मेदारी इनके प्रति निभानी है, क्या वो निभाएंगे? सवाल यह है। अंत में क्या लिखा है? आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं पुनः आपको बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि आप अपनी नई जिम्मेदारियों को पूरे उत्साह के साथ निभाएंगे और आपनों अग्रणी राजस्थान के ध्येय को साकार करने में अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। हम भी यही उम्मीद करते हैं सरकार से कि इनके उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखा जाए, अंधकार में ना डाला जाए, क्योंकि नीचे संवेदनशील मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सिग्नेचर है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, क्योंकि यह मामला सिर्फ 25,000 बच्चों का नहीं है। हर एक बच्चे के पीछे कम से कम 4 से 5 उसके परिवार के सदस्य होंगे जो डिपेंडेंट होंगे, यानी कि 1 लाख लोगों का ये पूरा मामला है। कोई बच्चा पुरानी नौकरी छोड़कर आया है, किसी की उम्र निकल गई है, कोई पूरे परिवार को सपोर्ट कर रहा है, किसी की शादी हो रही होगी, तो किसी ने अपनी बहनों की शादी करानी है। बहुत गंभीरता से, संवेदनशीलता के साथ इस पर फैसला होना चाहिए और अगर शैडो पद क्रिएट किए जाए तो कर देने चाहिए। इससे पहले भी हुए हैं, हालांकि यह फैसला सरकार को करना है। नमस्कार। हम लगे इसमें हमारी क्या गलती है। पहले बोर्ड ने गलत क्वेश्चन बनाई, फिर उनमें से डिलीट भी किए, फिर उनमें से क्वेश्चन चेंज भी किए, भर्ती 2021 में रद्द भी हुई। अपनी नौकरियां छोड़ छोड़ के जो प्राइवेट काम कर रहे थे या जो ओवर एज हो गए हैं वो इस भर्ती के अंदर आए हैं, क्या आप उनको 1 साल बाद में बाहर का रास्ता दिखा करके क्या हमारे साथ आप न्याय कर रहे हो?